सोचिए, क्या हो अगर तारीख के सबसे मशहूर इंसानी ब्रेन को मौत के बाद भी सुकून नसीब न हुआ हो? क्या हो अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के सिर्फ चंद घंटों बाद वो अज़ा जो वक्त, स्पेस, ग्रेविटी और रियलिटी को समझने का नया तरीका दे गया, उसे खामोशी से उसके जिस्म से निकाल लिया गया हो और फिर सालों तक वो ब्रेन जार्स, बॉक्सेस और छुपी हुई जगहों में सफ़र करता रहा हो? क्या ये साइंस थी? क्या ये ऑब्सेशन थी? या फिर जीनियस की हिस्ट्री का सबसे अजीब और परेशान कर देने वाला चैप्टर? क्योंकि ये सिर्फ एक मर चुके साइंटिस्ट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे ब्रेन की कहानी है जिसे लोग समझते थे कि शायद उसके अंदर ब्रिलियंस का फिजिकल राज छुपा हुआ है। एक ऐसा ब्रेन जिसकी तस्वीरें ली गईं, जिसे टुकड़ों में डिवाइड किया गया, प्रिजर्व किया गया और सालों तक स्टडी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या जीनियस को आंखों से देखा जा सकता है? और अगर हाँ, तो आइंस्टाइन के ब्रेन के अंदर आखिर मिला क्या था? कुछ जवाब हकीकत पर मबनी थे, कुछ एग्जैजरेशन थे और कुछ चीजें अफसानों से भी ज्यादा अजीब। इससे पहले कि हम साइंस की तारीख के सबसे स्ट्रेंज पोस्ट डेथ मिस्ट्री को खोलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गुमनाम राज में खुशामदीद। अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंतकाल 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल, न्यू जर्सी में हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 76 साल थी। ऑफिशियली उनकी डेथ की वजह एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म थी। आइंस्टाइन ने जिंदगी के आखिरी दिनों में बड़ी सर्जरी से इनकार कर दिया था। रिवायत के मुताबिक उनका कहना था कि वो जिंदगी को आर्टिफिशियल तरीके से लंबा नहीं करना चाहते। उनके जिस्म को बाद में क्रिमेशन के जरिए जला दिया गया और उनकी राख को एक सीक्रेट जगह पर बिखेर दिया गया। यहाँ तक सब कुछ पुरसुकून लगता है, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। ऑटोप्सी के दौरान ड्यूटी पर मौजूद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर टॉमस हार्वी ने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया और यहीं से एक नई मिस्ट्री शुरू हुई। क्यों? क्योंकि ये किसी आम इंसान का ब्रेन नहीं था, ये उस शख्स का ब्रेन था जिसने यूनिवर्स को समझने का तरीका ही बदल दिया, जिसने रिलेटिविटी दी, जिसने लाइट और टाइम के बारे में इंसानी सोच को हिला कर रख दिया। लोग ये मानना चाहते थे कि उसके ब्रेन के फोल्ड्स, ग्रूव्स और स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगा, कोई हिडन पैटर्न, कोई फिजिकल निशान, कोई ऐसी चीज जो आइंस्टाइन को बाकी इंसानों से अलग बनाती हो। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात ये थी, आइंस्टाइन खुद नहीं चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद उनकी पर्सनालिटी या बॉडी को वर्शिप किया जाए। उनकी क्रिमेशन की एक वजह यह भी थी कि लोग उनको आइडल न बना दें। मगर जो उन्होंने अवॉइड करना चाहा वही हुआ। उनका ब्रेन मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्टडी होने वाले, सबसे ज्यादा मिथ बनने वाले और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ऑर्गन्स में से एक बन गया। तो सीधा जवाब यह है, हाँ, आइंस्टाइन के मरने के बाद उसके ब्रेन पर रिसर्च की गई थी। लेकिन ये रिसर्च किसी एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, ग्रैंड साइंटिफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि असल कहानी उससे काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी। डॉक्टर हार्वी ने ब्रेन को प्रिजर्व किया, उसकी फोटोग्राफ्स ली, फिर उसके कुछ हिस्सों को माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए सेक्शंस में डिवाइड किया गया। वक्त के साथ ब्रेन के टुकड़े और माइक्रोस्कोप स्लाइड्स मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स को भेजे गए। कुछ मटेरियल हार्वी के पास सालों तक रहा, बाद में कुछ चीजें म्यूजियम्स और आर्काइव्स तक पहुंची। जरा सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन, जो इंसानी इंटेलिजेंस की एक निशानी समझा जाता था, किसी ग्रैंड वॉल्ट में नहीं पड़ा था, बल्कि वो सालों तक एक अजीब सी हाफ साइंटिफिक, हाफ लेजेंडरी जिंदगी जीता रहा। कभी छुपा हुआ, कभी ढूंढा गया, कभी दोबारा स्टडी हुआ, कभी मिस्ट्री बन गया। और इसी दौरान एक सेंट्रल सवाल पैदा हुआ, जब साइंटिस्ट्स ने आइंस्टाइन के ब्रेन को डिटेल से देखा, तो क्या उन्हें वाकई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिला? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि कुछ अनयूजुअल चीजें रिपोर्ट हुई, नहीं इसलिए क्योंकि वो फाइंडिंग्स इतनी सिंपल नहीं थीं कि उनसे सीधा ये प्रूव हो जाए कि जीनियस को एनाटॉमी से समझा जा सकता है। लेकिन जो मिला वो इतना अजीब जरूर था कि लेजेंड और मजबूत होती गई। सबसे मशहूर अर्ली स्टडीज में से एक न्यूरोसाइंटिस्ट मैरियन डायमंड और उनकी टीम ने की। 1980s में उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ सैंपल्स को कंपेयर किया दूसरे ब्रेन्स के साथ।
उनकी सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली फाइंडिंग ये थी कि आइंस्टाइन के ब्रेन के एक हिस्सा जो इंफीरियर पैराइटल एरिया के करीब था, उसमें ग्लियल सेल्स और न्यूरॉन्स का रेशियो ज्यादा था। अब सवाल ये है कि ग्लियल सेल्स होती क्या है? अगर न्यूरॉन्स ब्रेन के वर्कर्स हैं, तो ग्लियल सेल्स उनके सपोर्ट स्टाफ होते हैं। ये उन्हें एनर्जी, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन और सपोर्ट देती हैं। यानी आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ एरियाज में शायद सपोर्ट सिस्टम आम लोगों से ज्यादा मजबूत था। ये बात सुनते ही लोगों ने सोचा, बस राज मिल गया, यही जीनियस का सीक्रेट था। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि जिस रीजन का जिक्र हो रहा था उसे विजुअल स्पेशल थिंकिंग, मैथमेटिकल प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने से रिलेट किया जाता है। और आइंस्टाइन किस चीज के लिए मशहूर था? मेंटल इमेजेस, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, अपने दिमाग में इम्पॉसिबल सीन्स क्रिएट करना, लाइट बीम के साथ सफर इमेजिन करना, स्पेस और टाइम को नंबरों के साथ नहीं तस्वर के साथ महसूस करना। तो नेचुरली लोगों ने कनेक्शन बना लिया। ऐसा लगा जैसे साइंस ने जीनियस का फिंगरप्रिंट ढूंढ लिया हो। लेकिन असल साइंस ने इतना सिंपल जवाब नहीं दिया। स्टडी की लिमिटेशंस थी, सैंपल साइज छोटा था, मेथोडोलॉजी पुरानी थी और न्यूरोसाइंस में किसी डिफरेंस को देख लेना और उस डिफरेंस को इंटेलिजेंस की फाइनल वजह मान लेना, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। यानी आइंस्टाइन के ब्रेन में अनयूजुअल चीजें थीं, लेकिन ये कहना कि वही उसके जीनियस का फाइनल सबब थी, ये ओवरस्टेटमेंट होती। दूसरी तरफ 1999 में सैंड्रा विटेल्सन और उनके कलीग्स ने आइंस्टाइन के पैराइटल लोब्स के स्ट्रक्चर पर काम किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि आइंस्टाइन के ब्रेन का ये हिस्सा कंपैरिजन ब्रेन से कुछ अलग लगता था। इसकी शेप और ऑर्गेनाइजेशन अनयूजुअल थी और ये रीजन भी वही है जो विजुअल स्पेशल रीजनिंग और मैथमेटिकल इंट्यूशन से जुड़ा हुआ समझा जाता है। यहाँ से मिस्ट्री और गहरी हो गई। क्या आइंस्टाइन पैदाइशी तौर पर फिजिकली डिफरेंट था? क्या उसके ब्रेन की आर्किटेक्चर अनयूजुअल थी? क्या ग्रेटनेस वाकई फोल्ड्स और ग्रूव्स में लिखी होती है, या फिर साइंटिस्ट बस इसलिए पैटर्न्स ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि ये आइंस्टाइन का ब्रेन है? और यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी लेजेंडरी शख्स के ब्रेन को देखते हैं तो नाम माइक्रोस्कोप से पहले लैब में एंटर करता है और इससे स्टडी का एंगल बदल सकता है। यहीं से कहानी और डिस्टर्बिंग हो जाती है। इंसान हमेशा से जीनियस को मेजर करना चाहता है। हम चाहते हैं कि ब्रिलियंस का कोई नीट क्लीन फॉर्मूला मिल जाए, कोई एक ग्रूव, कोई एक लोब, कोई एक सेल रेशियो, कोई एक फिजिकल साइन जो कह दे यही है ग्रेटनेस का सोर्स। लेकिन इंसानी इंटेलिजेंस इतनी सिंपल नहीं होती। ये बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन, हार्डवर्क, लर्निंग और इयर्स ऑफ डीप थिंकिंग का मिक्स होती है। बाद की स्टडीज में आइंस्टाइन के ब्रेन की सरफेस फोटोग्राफ्स को दोबारा एनालाइज किया गया। 2012 की एक डिटेल्ड एनालिसिस ने सजेस्ट किया कि आइंस्टाइन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कुछ फीचर्स अनयूजुअल थे, खास तौर पर फ्रंटल रीजन्स और कुछ और कॉर्टिकल एरियाज में। स्टडी ने यह भी कहा कि पैराइटल एरियाज अनयूजुअल थे और शायद उनका ताल्लुक आइंस्टाइन की विजुअल स्पेशल एबिलिटीज से हो सकता है। लेकिन यहाँ एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट था, मे हैव, यानी हो सकता है। साइंस ने यह नहीं कहा कि यह प्रूव हो गया, साइंस ने यह कहा कि यह मुमकिन है। और अक्सर असल कहानी वहीं होती है जहां सर्टेनिटी खत्म होती है और पॉसिबिलिटी शुरू होती है। लेकिन पूरी कहानी को दूर से देखें तो ये और भी ज्यादा अजीब लगती है। आइंस्टाइन का ब्रेन ओवरऑल साइज के हिसाब से कोई जायंट सुपर ब्रेन नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका वेट आम ह्यूमन रेंज के अंदर था। तो फिर वो पुराना मिथ कि बड़ा ब्रेन इज इक्वल टू ज्यादा इंटेलिजेंस यहां काम नहीं करता। और शायद इसीलिए ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर आइंस्टाइन का ब्रेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था भी तो शायद साइज की वजह से नहीं, शायद स्ट्रक्चर की वजह से, शायद ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, शायद वायरिंग की वजह से, या फिर शायद उन चीजों की वजह से जो अभी तक साइंस फुल्ली समझ ही नहीं सकी। और सबसे पावरफुल बात यह है, आज तक किसी साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन में कोई एक ऐसी फाइनल चीज डिस्कवर नहीं की जो आइंस्टाइन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दे। ना कोई मैजिक फोल्ड, ना कोई जीनियस सेल, ना कोई ऐसा एनाटॉमिकल सीक्रेट जो रिलेटिविटी को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दे।
हाँ, स्टडीज फैसिनेटिंग हैं। हाँ, अनयूजुअल फीचर्स रिपोर्ट हुई हैं। हाँ, इनमें बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन ये सब अब भी एक बहुत बड़े पजल के सिर्फ पीसेस हैं। और शायद इसी में इस कहानी का सबसे गहरा पहलू छुपा है। इंसान आइंस्टाइन के ब्रेन से एक कन्फेशन चाहते थे। हम चाहते थे कि वो हमें सीधा जवाब दे दे, यहाँ ग्रेटनेस रहती है। लेकिन आइंस्टाइन का ब्रेन इतनी आसानी से अपना राज देने को तैयार नहीं था। उसने क्लू दिए, हिंट्स दिए, एक अनयूजुअल लैंडस्केप दिया, कुछ रेयर स्ट्रक्चर्स दिए, लेकिन फाइनल आंसर नहीं दिया। और इसी के साथ एक एथिकल सवाल भी जिंदा रहा। क्या आइंस्टाइन का ब्रेन इस तरह निकालना सही था? क्या साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इस चीज को जस्टिफाई करती थी? कब रिसर्च इंट्रूजन बन जाती है? कब एक इंसान की बॉडी पब्लिक आर्टिफैक्ट बन जाती है? ये सवालात इस स्टोरी को और भी ज्यादा हॉन्टिंग बना देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं, ये साइंस और इंसानी हुदूद के दरमियान एक बेचैन कर देने वाली लकीर की कहानी भी है। तो आखिर सच क्या है? क्या आइंस्टाइन के मरने के बाद उसके ब्रेन पर रिसर्च हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। साइंटिस्ट्स ने उसके ब्रेन के सेल्स, स्ट्रक्चर और एनाटॉमी को स्टडी किया। कुछ अनयूजुअल फीचर्स भी मिले, खास तौर पर उन हिस्सों में जो मैथमेटिकल और स्पेशल थिंकिंग से रिलेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, साइंस आइंस्टाइन को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकी। किसी को कोई एक ऐसी फाइनल चीज नहीं मिली जो ये कह सके कि बस यही उसके जीनियस का राज था। न कोई मैजिक फोल्ड, न कोई जीनियस सेल, न कोई ऐसा एनाटॉमिकल साइन जो उसकी ब्रिलियंस को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दे। और शायद इसी में इस कहानी का सबसे गहरा राज छिपा है। आइंस्टाइन का ब्रेन अनयूजुअल हो सकता था, लेकिन उसकी ग्रेटनेस सिर्फ उसके ब्रेन में नहीं थी। उसकी असली ताकत थी उसकी क्यूरियोसिटी, उसका सोचने का तरीका, उसका सवाल पूछना, उसका इम्पॉसिबल चीजों को इमेजिन करना। यानी प्रिजर्व्ड टिश्यू ने कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताया, मगर आइंस्टाइन के आइडियाज ने बाकी कहानी खुद लिखी। तो अगली बार जब कोई कहे कि आइंस्टाइन के ब्रेन ने उसके जीनियस का राज प्रूव कर दिया था, तो याद रखिए, सच इतना सिंपल नहीं था। हमें क्लूज मिले थे, लेकिन फाइनल आंसर नहीं। और शायद इसीलिए ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। अगर आपको साइंस, हिस्ट्री और अननोन की ऐसी ही हैरत अंगेज मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, आपके ख्याल में जीनियस पैदा होता है या बनता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।